मैं आदिवासी बेटी हूँ और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। कम उम्र में दीदी आंदोलन में जाते थे। हाँ, मैं बहुत छोटी थी तभी से जाती थी और मेरे पे केस भी हुआ है और मैं डरती नहीं किसी से, क्योंकि ये राज्य हमारा है, ये देश हमारा है, तो किस बात का डर। इरफान अंसारी साहब हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करने वाला को जाके मुआवजा देते हैं, तो ऐसे सरकार को भी मैं चेताना चाहूंगी कि हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। जय सरना, किसी से नहीं डरना। और उसी के तर्ज पे आज मेरा पूरा आदिवासी समाज जो है मुझे सराहों पे बिठाया और मुझे जो आत्मबल दिया है, तो लड़ने के लिए पुनः मैं तैयार हूँ। जब हम जेल कैंप के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका ये था कि निशा भगत बेबी डॉल जैसा आती है, गजरा लगा लेती है और बहुत ही सेलिब्रिटी टाइप का एंट्री करती है। लड़ाई जो लड़ना है तो अपने समाज के लिए, अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगातार लड़ना है, वो मेरे पिताजी से ही मैंने सीखा है। पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए लगातार लोग जो हमारे आदिवासी समाज में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको भी चेताना चाहती हूँ। जल्द से जल्द पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू नहीं करते हैं और CNTS-PT का उल्लंघन जो लगातार आपके सरकार के द्वारा किया जा रहा है या फिर यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, अगर ये स्टॉप नहीं होता है तो ये केंद्रीय सरना समिति जो है कि बड़ा उलगुलान करने जा रही है। निशा भगत को जब जेल कैंप ने निकाला था तो सभी के ज़बान पर ये सवाल था कि अब निशा भगत का क्या होगा। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि निशा भगत को सरना समिति ने अपने में शामिल कर लिया है, यानी समाज की बेटी को समाज ने साथ दिया है और यहाँ पर महिला केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया है और इतनी माला यहाँ पर पहनाई गई है कि इनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था और शायद ये प्यार आंसू के रूप में भी निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल स्वागत करते हैं निशा भगत का। आज क्या कहेंगे, सिर्फ शेरनी कहेंगे या आदिवासी शेरनी कहेंगे आप? क्योंकि मेरे लिए गर्व का क्षण है ये कि आदिवासी समाज रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए लगातार लड़ाई जो लड़ते आ रही थी एक अकेले, और लोगों का मानना था कि निशा भगत के साथ कोई नहीं है। और मुझे और एक अच्छी बात है कि हमारे भाइयों ने कहा था जय सरना, किसी से नहीं डरना, और उसी के तर्ज पे आज मेरा पूरा आदिवासी समाज जो है मुझे सराहों पे बिठाया और मुझे जो आत्मबल दिया है, तो लड़ने के लिए पुनः मैं तैयार हूँ। और जितने भी करप्ट लोग हैं, चाहे पदाधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के झारखंड के गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या तो फिर जिला के, या तो फिर यहाँ के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको चेताने का काम डबल करने वाली हूँ। चलिए, बहुत सारे लोग आए थे निशा दी और महिलाओं से जब हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इतनी बोलने वाली लड़की हम पहली बार देख रहे हैं। देखिए, चूँकि हमारे समाज में हमें बहुत दबाया जाता है अन्य समाज के द्वारा। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रखरता से हमारा जो झारखंड है 2017 में धर्मांतरण बिल लागू होने के बावजूद यहाँ जो हमारे लोगों को ठग करके, फुसला करके, CNTS-PT एक्ट का उल्लंघन करके हमारे ज़मीनों को हथियाने का काम, हमारे जल जंगल ज़मीन को उजाड़ने का काम जो कर रहे हैं, उनको चेताने का काम अब मिल करके हम सब करेंगे। जब आप बोलती हैं तो लोग ये सवाल करते हैं कि निशा भगत कहाँ से इतना बोलना सीखी। आज आपके पिताजी से मुलाकात हुई, आपको आशीर्वाद देने आए थे, उनसे साक्षात्कार हुई है, हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। उनका कहना था कि जब मैं आंदोलन कर रहा था, झारखंड आंदोलन, उस वक्त निशा भगत 14-15 साल की थी और आंदोलन में आती थी। जी, क्योंकि मैंने मेरे पिता से ही सीखा है कि लड़ाई जो लड़ना है तो अपने समाज के लिए, अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगातार लड़ना है, वो मेरे पिताजी से ही मैंने सीखा है। और हम लोगों के लिए इतने कम उम्र में दीदी आंदोलन में जाते थे। हाँ, मैं बहुत छोटी थी तभी से जाती थी और मेरे पे केस भी हुआ है और मैं डरती नहीं किसी से, क्योंकि ये राज्य हमारा है, ये देश हमारा है, तो किस बात का डर। क्योंकि इस संविधान ने भी एक विशेष संविधान हमें दिया है और एक विशेष अधिकार दिया है, जिसका पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए लगातार लोग जो हमारे आदिवासी समाज में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको भी चेताना चाहती हूँ और विकास का भी काम करना चाहती हूँ। यहाँ पे तो कोई 2 साल आंदोलन करता है तो खुद को शेर और शेरनी बोलता है। आप तो बचपन से करते आ रही हैं। क्योंकि कर्म को बता के और जताया नहीं जाता है, कर्म दिखता है और मेहनत जो होता है एक दिन सफल होते हैं लोग। मेहनती लोग कभी भी निराश नहीं होते। हम लोगों को बहुत प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया, चरित्र की हनन की पूरी कोशिश की गई,
और आगे भी लोग करेंगे। हत्या की बात कर दिए हैं लोग, तो सबसे बड़ी बात है कि मैं आदिवासी बेटी हूँ और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। चलिए, तो ये आदिवासी बेटी है निशा दी। इतना बड़ा पद आपको मिला है केंद्रीय महिला अध्यक्ष के तौर पर, पहला कदम क्या होगा अब इसके बाद? चूँकि हमारे झारखंड में महिलाओं की जो स्थिति है, आदिवासी महिलाओं की, लगातार आप देख लीजिए कि धर्मांतरित कराया जा रहा है, बहलाया-फुसलाया जा रहा है, आदिवासी समाज की बेटियों का हनन हो रहा है। आप देख लीजिए कि कई लोग जो है उधर साहेबगंज की तरफ आप चले जाइए, पाकुड़ की तरफ चले जाइए, लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बाहरी आप देख लीजिएगा कि घुसपैठिए जो है बांग्लादेशी, वो भी इधर आ रहे हैं और लगातार मेरे को सूचना मिल रही है कि यहाँ जो है हमारे क्षेत्र में आदिवासी बहन बेटियों को लुभा करके, फंसा करके जान से मारने की धमकी। आपने देखा था संथाल परगना में कि एक मुस्लिम युवक ने 51 टुकड़े में काट दिया था। तो ऐसी घटना जीवन में हमारे झारखंड में ना हो, इसके लिए आवाज़ उठाने का काम करूंगी और इस सरकार को महिला सुरक्षा, मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वाकई सम्मान दिलाने के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी। आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी साहब हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करने वाला को जाके मुआवजा देते हैं, तो ऐसी सरकार को भी मैं चेताना चाहूंगी कि हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, अन्यथा आप लोगों को मैं बंद कर दूंगी आप लोगों के कमरे में ही। चलिए, तो फिलहाल आज से एक नया रूप आपको निशा भगत का देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ, जो कि ये सरकार जो है लगातार जो अपना कान में रुई ठूस के रखी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जल्द से जल्द पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू नहीं करते हैं और CNTS-पेटी का उल्लंघन जो लगातार आपके सरकार के द्वारा किया जा रहा है या फिर यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा अगर ये स्टॉप नहीं होता है, तो ये केंद्रीय सरना समिति जो है कि बड़ा उलगुलान करने जा रही है। दीदी, और एक सवाल रह गया, जब हम जेल कैंप के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका ये था कि निशा भगत बेबी डॉल जैसा आती है, गजरा लगा लेती है और बहुत ही सेलिब्रिटी टाइप का एंट्री करती है। देखिए, अगर मैं उन लोगों की आंखों के सामने में चुभ रही हूँ, ये लोग वास्तु स्थिति जो विषय वस्तु है उसके बारे ना बात करते हुए, ऐसे भी हमारी लड़कियां जो है, आदिवासी लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, ये विश्व में विख्यात है और ये लोग अगर बड़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो, जलो, लेकिन हमारा अधिकार मत खाओ। चलिए, इनकी टीम से बात करते हैं। राकेश बड़ाइक है हमारे साथ और केंद्रीय सरना समिति में आज इनको भी एक विशेष पद दिया गया है। क्या पद मिला है राकेश जी? जी, मुझे केंद्रीय सचिव का पद मिला है और मैं इसके लिए केंद्रीय सरना समिति का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और मुझे इन्होंने इतना सम्मान दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बातों को मुखरता से रखता हूं और इस समिति में भी आके मैं अपनी बातों को हमेशा मुखरता से रखूंगा और राकेश, समाज के लिए आप वकील भी हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या कानूनी मदद मिलेगी अब केंद्रीय सरना समिति को? जी बिल्कुल, मेरे से जितना हो पाए मैं इस समिति को ज़रूर मदद करूंगा और इस समिति में जुड़ने के पश्चात मैं इस समिति से जुड़ के मैं अपने समाज के लिए कुछ बेहतर आगे सोच सकता हूं, कर सकता हूं और मैं करूंगा, क्योंकि अभी आज ही मैंने पदभार संभाला है। इस पद में आने के बाद क्या क्या कार्य हैं अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मैं लोगों से बैठूंगा तब उनके द्वारा मुझे समझाया जाएगा, तो मैं अपने जो पद मिला है उसको मैं सही ढंग से कर सकूं, ऐसा मैं कार्य करूंगा। राकेश, जब आप पद में नहीं थे तब भी आपने समाज के लिए बहुत काम किया, अब तो एक पद मिल गया, एक संगठन मिल गया, अब तो ताबड़तोड़ काम होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले मेरे पास पद नहीं था तो मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करता था, स्वतंत्र रूप से। उस समय बैकअप कोई नहीं था तो थोड़ा बहुत डर लगती थी कि कल कोई कुछ कह सकता है, कल कोई धमकी दे सकता है। तो अब ऐसा है कि अब मैं पद में हूँ तो मेरे पीछे मेरे समाज खड़ा है, तो मेरा बैकअप मेरा समाज है और समाज ने मुझे इस पद पे रखा है, तो मैं जरूर एकदम बुलंद होकर आवाज उठाऊंगा, एक शेर की भांति लड़ूंगा और शेर की भांति हमारे समाज के लिए आवाज उठाऊंगा।